एक्सपायरी का दिन था और आज उतार चढ़ाव के बाद निफ्टी और सेंसेक्स बेहद हल्की बढ़त पर बंद हुए। निफ्टी केवल 6 अंक की बढ़त पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स महज 65 अंक की तेजी पर बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से 26 स्टॉक्स हरे निशान में बंद हुए। निफ्टी बैंक 115 अंकों की तेजी के साथ 42,269 के पास बंद हुआ। निफ्टी मिड कैप फ्लैट और निफ्टी स्मॉल कैप 0.2% चढ़कर बंद हुए। बाजार की दिन भर की हलचल पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपने सहयोगी डिम्पी कालरा के पास। ठीक बड़ी एक्सपायरी से पहले, रिलायंस के नंबर से पहले और आज वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार एक टाइट रेंज के अंदर रह गया। हालांकि इस रेंज के अंदर काफ़ी चॉपी मार्केट था। ऐसा नहीं था कि ऑप्शंस के अंदर ट्रेड नहीं हो रहे थे, ऑप्शंस के अंदर ट्रेड हुए, लेकिन कॉल और पुट्स दोनों को आज नुकसान हुआ होगा क्योंकि आज मार्केट के अंदर काफ़ी चॉपीनेस थी और प्रीमियम्स ईटिंग का जो टिपिकली मार्केट रहता है वैसा ही बाजार देखने को मिला। हालांकि इस चॉपी मार्केट के अंदर दो अहम चीज़ें आज भी बच गई। पहला था निफ्टी का एक अहम सपोर्ट जो कि 17,600 का है और बैंक निफ्टी के लिए अहम सपोर्ट है जो कि 42,000 का लेवल है। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल हैं जो मार्केट ने एज ए सपोर्ट बचाए हैं और आज फोर्थ डे था जब बाजार लाल निशान में, या फिर ये कहें कि बिल्कुल सपाट आपको बंद होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आज कौन कौन से शेयर्स चले, मैं पूरा ब्यौरा आपके सामने रखता हूं। एनटीपीसी, अदानी पोर्ट्स, दो ऐसे शेयर्स थे जिन्होंने आज कमान संभाल रखी थी, एक 1.5% की तेज थे। इसके अलावा ट्विंस थे और जो ऑटो कंपनी से निकल के आए, एक था बजाज ऑटो और दूसरा था टाटा मोटर्स। यहां पर भी हमको स्ट्रेंथ बनती हुई दिखी है। एशियन पेंट्स को भी थोड़ा बहुत बेनिफिट हुआ। एक तो कंज्यूमर गुड की कंपनी है, थोड़ा क्रूड नीचे है, इसकी कॉस्टिंग का बेनिफिट मिलता है और डिस्क्रिशनरी आइटम होने की वजह से जिसके अंदर अभी सबकी खरीदारी का मार्केट में मन बना हुआ है, इसलिए भी एशियन पेंट्स को काफ़ी फायदा मिला। लेकिन 3-4 दिन की ज़बरदस्त तेज़ी के बाद आज डिविस आखिरकार टूट गया फिर से 4% नीचे। इसके अलावा आज हिंदुस्तान यूनिलीवर, डॉक्टर रेड्डीज, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे कुछ एक और शेयर्स थे जो आज कमज़ोरी के साथ बंद हुए हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे साल का हाई किस शेयर ने लगाया तो उसमें बजाज ऑटो और आईटीसी ने आज नया 52 वीक हाई टेस्ट किया है। अब आते हैं छोटे मझोले शेयर्स की तरफ से, वहां पर क्या हो रहा है। हालांकि उसका इंडाइसिस में जिस तरह के क्रैक बड़े इंडाइसिस में हमको साइडवेज होता हुआ दिखा है, छोटा मझोला शेयर का इंडेक्स अभी भी एक रेंज के अंदर पॉजिटिव बायस के साथ वो कामकाज कर रहा है। आज शेयर चला मैस्टेक का, ये पोस्ट नंबर्स आज काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी थी। इसके अलावा लक्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी शानदार तेज़ी आई है। ये एक सीजनल प्ले है जो इनके लिए क्वार्टर काफ़ी बेहतर रहता है। लक्स इंडस्ट्रीज़ करीब 11% ऊपर था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डाटा पैटर्न्स और अपार इंडस्ट्री जैसे शेयर्स भी आज 5% से ज़्यादा चलते हुए दिखे। आज जिन शेयर्स ने हाई टेस्ट किया, साल का हाई, उसमें कार्बोरंडम यूनिवर्सल था, एनसीसी जो कि इंफ्रा कंपनी है, इसके अलावा डाटा पैटर्न्स है, बजाज ऑटोज है, ये कुछ एक कंपनी जिन्होंने अपने साल का आज नया हाई टेस्ट किया। छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में जो शेयर आज टूट गए वो थे आज बालाजी अमाइंस, इसके अलावा बीसीजी और साथ ही आवास के नाम से एक कंपनी है जो कि फाइनेंसिंग करती है और उसके अंदर भी आज हमको नुकसान करीब 4.5% का आते हुए दिखा। और साल का लो जिसने आज टेस्ट किया 52 वीक लो, उसमें था मैरिको, साथ ही ओरिएंट इलेक्ट्रिकल्स, ये शेयर भी आज टूटे। हालांकि शेयर बंद हर निशान में है, बट इन्होंने आज का नया साल का लो टेस्ट किया। तो कुल मिला के अब रिलायंस के नंबर्स, ग्लोबल पैरामीटर्स पे फिर से नज़र होगी। मार्केट में ग्लोबल सेट ऑफ अगर बिगड़ता है और रिलायंस के नंबर खराब रहते हैं तो ये मार्केट के लिए मुश्किल का दौर लेके आएगा। नहीं तो मार्केट एक अहम सपोर्ट पे है, पिछले 3 दिन से सपोर्ट को बचा रहा है। अगर ये दोनों ट्रिगर्स ठीक हो गए, ग्लोबल और रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो एक सेकेंड राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग आप और बाजार के अंदर देखेंगे। मैराथन ट्रेंड्स के अतुल सूरी के मुताबिक घरेलू बाजार में आगे बेहतर रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। निवेशकों को इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, इंजीनियरिंग, एफएमसीजी और डिफेंस शेयरों पर नज़र रखनी चाहिए। जब मार्केट बेयर फेज में होता है तो 52 वीक लो का बहुत लिस्ट लंबा होता है और जब बुल फेज होता है तो वो लिस्ट लंबा होता है। तो फिलहाल भाई आप कह सकते हो ना हम बुल फेज में हैं ना बेयर फेज में हैं, हम एक कंसोलिडेशन कर रहे हैं। बट इसमें भी अब आप देखिए कि फॉर हर 10 स्टॉक जो 52 वीक हाई क्रिएट कर रहे हैं, 1 या 2 स्टॉक शायद 52 वीक लो। और ये हिंदुस्तान में नहीं है, ये इवन यूएस में है कि जो इंटरनल्स होते हैं मार्केट के, उससे आप 52 वीक हाई लो एक बहुत सिंपल वे है। आप भी देख सकते हो स्क्रीन पे, आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। बट जब ज़्यादा स्टॉक 52 वीक हाई कर रहे हो, एक दिखा रहा है कि इंटरनली जो मार्केट है वो एक बुलिश फेज में आ रहा है। बट द ब्यूटी क्या है कि जब रेयर व्यू मिरर धुंधला होता है, आगे
रिटर्न्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। और जब रेयर व्यू मिरर बहुत अच्छा होता है, जनरली आगले धुंधलापन होता है। तो उसमें क्या होता है कि ये बहुत क्लासिक है, यू नो, बाय व्हेन अदर्स आर फियरफुल, सेल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो ये सब बफेट की लाइन है, बट ये क्या करने के लिए बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि जो इमोशन है ना, वो 90% इस गेम का हिस्सा है। ये तो इंटेलेक्चुअली हम सब सीख गए, हमने जब सब CA किए, MBA किए, तो ये हम पिछले पहले 5 साल में ही सीख जाते हैं। उसके बाद तो जो लड़ाई है वो तो अंदरूनी है, और वो हर इन्वेस्टर के लिए होती है। तो वही है, पिछले 1-1.5 साल होते हैं FD में डालना चाहिए था, FD से आपका क्या रिटर्न है 1 साल में। तो क्या है, लोगों का टाइम होता है इसको टाइम होराइजन को क्रंच करना और ये नंबर्स को खेलने पे। बट जब आप देखेंगे ये इंटरनल्स में भी बहुत से सेक्टर्स और स्टॉक्स में रोटेशन हो रहा है। हमारे PMS में जो है, हम एक ट्रेंड फॉलोअर हैं। हमारा काम, हम सोचते हैं कि अगर आप ट्रेंड को पकड़ लें तो 70% आपका काम हो जाता है, फिर कंपनी चुनना बहुत इजी हो जाता है। तो हम ये सेक्टर्स या थीम्स पे बहुत फोकस करते हैं। तो इस समय जो हमें मार्केट में थीम्स लग रहे हैं कि जैसे हमारा टॉप होल्डिंग है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, हमने 15% वेटेज उसमें दिया हुआ है, जहाँ पे आपका इंडेक्स का होगा नेग्लिजिबल। हमारा काम इंडेक्स को पकड़ना नहीं है, तो फिर आप ETF में पैसे लगाइए, हम उसको बीट नहीं कर पाएंगे। बट एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर हमारा काम है उसे आउट परफॉर्म करना, और इसीलिए हमें एक डिसोसिएटेड या अलग से एक एलोकेशन करना पड़ेगा। लोग क्या है, टेक में लगे हुए हैं या कोई फार्मा लग रहे हैं, क्योंकि ये पिछले लीडरशिप थे, सबके पास ये माल घर पे भरा हुआ है, तो वो सब वो देखते हैं, और वहाँ पे कहानी है, स्टोरी है, एक्साइटमेंट है। अब ये सब इंजीनियरिंग कंपनी में कहाँ एक्साइटमेंट है, कहाँ एक क्वार्टरली नंबर आती है, मैनेजमेंट आपको फोन पे भी नहीं मिलती है। तो ये सब जो है, और इन्होंने 10 साल तक कुछ नहीं किया, तो ये जो है ये बहुत अच्छा सेटअप होता है। अंडर परफॉर्मिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अंडर ओनरशिप, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ क्लैरिटी, और बहुत सारे जो इनमें कंपनीज हैं वो 10 साल का जब मंदी चलती है तो बंद हो जाते हैं, हैंडफुल जो है रह जाते हैं। तो आई फील कि ये सब सेक्टर्स में वापस जो है, एक बैंक्स में भी देखिए, मुझे भी लगता है कि जो इंडस्ट्री फेसिंग बैंक्स हैं वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट है, कॉर्पोरेट बैंक्स है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो रैली आएगी, दिस इज गोइंग टू बी इंडस्ट्री फेसिंग, this is going to be corporate banks, this is going to be engineering, this is going to be defense. आज आने वाले हैं दिग्गज IT कंपनी HCL टेक के नतीजे। अनुमान के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी अनीसा। HCL के नतीजों के लिए ऑलरेडी स्ट्रीट बहुत वीक नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि उन्होंने जो गाइडेंस दिया है फुल ईयर FY23 का, उसके हिसाब से Q4 में डिक्लाइन हो सकता है ऑलमोस्ट 1.4% का, या फिर नंबर फ्लैट रहेगा ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो इसके चलते डॉलर रेवेन्यू के लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा डिक्लाइन आ सकता है, और नंबर आएगा $3,220 मिलियन के आसपास। रुपी रेवेन्यू 26,530 करोड़ के आसपास रहेगा, बट जो मार्जिन है वो डिक्लाइन होगा 140 बेसिस पॉइंट से, बिकॉज सीजनैलिटी का इम्पैक्ट आएगा। PNP सेगमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है Q3 में, वो Q4 में स्लो डाउन होता है, उसकी वजह से मार्जिन डिक्लाइन होगा एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी 5% से कम होगा। न्यू डील विंस भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5 से 10% कम हो सकता है। बट गोइंग फॉरवर्ड सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा FY24 का गाइडेंस के बारे में नंबर जानना मैनेजमेंट से, प्लस उनका कमेंट्री रिगार्डिंग रैम्प डाउन्स, कैंसिलेशंस और ब्रॉड बेस्ड स्लो डाउन, इन सब पे स्ट्रीट की नज़र रहेगी। और अब बात निफ्टी की दिग्गज कंपनी RL के नतीजों की। नतीजे कल आने वाले हैं, कैसे रह सकते हैं नतीजे, अनुमान के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं सौमीत सरकार। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के फोर्थ क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स ही एक्सपेक्टेड है, कोई बिग बैंग ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है एनालिस्ट कम्युनिटी को। रेवेन्यू फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो करीब 2% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, EBITDA करीब 4.5% से बढ़ सकता है ऑन सिक्वेंशियल बेसिस। मार्जिन्स जो है 16.6% के आसपास आ सकता है, और जो नेट प्रॉफिट का नंबर होगा वो करीब 6% हायर हो सकता है पिछले क्वार्टर से। अब अगर हम सेगमेंट वाइज देखें तो O2C सेगमेंट जो है वही सेगमेंट ग्रोथ लीड करने वाला है, क्योंकि उसी सेगमेंट में सबसे हाईएस्ट EBITDA ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, करीब 9% का ऑन सिक्वेंशियल बेसिस। क्योंकि फोर्थ क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो रिफाइनिंग मार्जिन्स स्टेडी थे और पेट्रोकेमिकल मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए थे। अब पेट्रोकेमिकल मार्जिन्स इसलिए भी इंप्रूव हुए थे क्योंकि जो एनर्जी कॉस्ट था फोर्थ क्वार्टर में वो थोड़ा लोअर साइड पे था। अब गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस की अगर हम बात करें तो
वहाँ पे करीब 4% का एबिटा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और ये प्योरली हायर वॉल्यूम्स के दम पे देखने को मिलेगा क्योंकि प्राइसेस जो थे ऑन सिक्वेंशियल बेसिस प्रीटी मच स्टेबल रहे हैं। रिटेल सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जितना भी ग्रोथ दिख रहा है रेवेन्यू में करीब 3% का और एबिटा फ्रंट पे करीब 4% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ऑन सिक्वेंशियल बेसिस और ये प्योरली स्टोर एडिशंस के दम पे और ऑपरेटिंग लेवरेज के दम पे हमें ये ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर हम देखें तो O2C सेगमेंट जो है वो ग्रोथ लीड करने वाला है फोर्थ क्वार्टर FY23 में। बिल्कुल सौमित ये बताइए कि रिलायंस जियो के नतीजों से क्या उम्मीदें हैं? रिलायंस जो कि टेलीकॉम आर्म है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, उससे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी वीक सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। रेवेन्यू सिर्फ 2% से बढ़ेगा, एबिटा ग्रोथ भी करीब 2% के आसपास होगा और नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो लार्जली फ्लैट रहेगा ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। इनफैक्ट जो कंपनी की एबिटा और नेट प्रॉफिट ग्रोथ होगी वो स्लोएस्ट एवर होगी लिस्टिंग से लेके अब तक। आरपू जो कि की नंबर है कोई भी टेलीकॉम कंपनी के लिए वो करीब 179 रुपीज़ के आसपास आ सकता है और सब्सक्राइबर बेस जो है वो ग्रो होकर करीब 43.9 करोड़ के आसपास की एक्सपेक्टेशंस है एनालिस्ट कम्युनिटी की। अब जो भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है करीब 2% का रेवेन्यू फ्रंट पे और 2% का एबिटा फ्रंट पे वो प्योरली सब्सक्राइबर एडिशन के दम पे देखने मिल रहा है। और ये जो लोअर ग्रोथ इसलिए हो रही है कंपनी में क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कोई भी टैरिफ हाइक नहीं हुआ था तो कोई मेजर रीज़न एज सच नहीं है बड़ा ग्रोथ एक्सपेक्ट करने का रिलायंस जियो से। और उसी के साथ कॉस्ट फ्रंट पे थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हुए रहेंगे कंपनी के लिए क्योंकि 5G लॉन्च करने के बाद थोड़े एक्सपेंसेस शूट अप हो चुके हैं कंपनी के लिए। अब नेट प्रॉफिट ग्रोथ इसलिए भी कम आ रहा है क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट हायर साइड पे होने की एक्सपेक्टेशन है क्योंकि स्पेक्ट्रम कॉस्ट जो है वो फैक्टर इन हुआ रहेगा बैलेंस शीट में जिसकी वजह से फाइनेंस कॉस्ट कंपनी की बढ़ चुकी होगी। अब ओवरऑल रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट में अगर हम देखें तो कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले कि नेट डेट लेवल्स कहाँ पे पहुंच रहे हैं रिलायंस के। पहले ये नेट डेट फ्री था, अब ये नेट डेट जो है कंपनी का 1 लाख करोड़ के ऊपर हो चुका है। इन्वेस्टमेंट्स जो कर रही है कंपनी रिटेल और न्यू एनर्जी वर्टिकल्स में उसका क्या आउटलुक है उस पर अपडेट लेना इंपॉर्टेंट होगा। जियो फाइनेंशियल्स का जो डी मर्जर है उस पर क्या अब तक अपडेट हो चुका है, क्या नए अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं कंपनी में उसकी तरफ से वो भी ट्रैक करना होगा। और जो भी एक्विजिशंस कंपनी ने किए हैं फोर्थ क्वार्टर पे उसके बारे में क्या कंपनी के प्लान से आगे चलते वो ट्रैक करना इंपॉर्टेंट होगा। और टेलीकॉम बिजनेस में आरपू ट्रेजेक्ट्री कैसा रहा है, 5G मोनेटाइजेशन प्लान क्या है आगे चल के और 5G में कैसा ट्रैक्शन देखने मिल रहा है, कितने यूजर एडिशंस हुए हैं कंपनी के, ये सब ट्रैक करना इंपॉर्टेंट होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट से। शुक्रिया सौमित इन तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और बात करते हैं डीजल और पेट्रोल की कीमतों की। डीजल और पेट्रोल की कीमतों पर ग्राहकों को तुरंत राहत मिलने के आसार कम हैं। ईटीना स्वदेश को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की अंडर रिकवरी में तेजी से कमी आ रही है और क्रूड की कीमतें दायरे में रहे तो जल्द ही ओएमसीज मुनाफा कमाना शुरू कर देंगी। लेकिन क्या कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम फिलहाल कम होने के आसार क्यों नहीं है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश बताइए क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, पेट्रोल डीजल की कीमतों में तुरंत कटौती हो इसकी संभावना कम दिख रही है। कंज्यूमर को तुरंत राहत मिले इस बात की संभावना कम दिख रही है, बावजूद इसके कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनका जो घाटा है पेट्रोल डीजल के ऊपर वो लगभग ख़त्म हो गया है। डीजल पर जो अंडर रिकवरी है वो कम होकर अब ज़ीरो के करीब पहुंच गया है, जो कि एक समय 40 रुपये प्रति लीटर था। पेट्रोल पर तो पहले से ही अंडर रिकवरी नहीं है। इनफैक्ट कंपनियों को तो पेट्रोल की बिक्री पर प्रति लीटर करीब 11 रुपये का प्रॉफिट इस वक्त है। एलपीजी पर भी कंपनियों को कोई घाटा नहीं है। इसके बावजूद भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में तुरंत कटौती हो इस बात की संभावना कम नज़र आ रही है। और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह यह है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का जो पहले का घाटा है वो इस वक्त उसकी रिकवरी कर रही हैं। जैसा कि आपको पता है कि वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का जो एक्यूमुलेटेड लॉस था वो करीब 27,000 करोड़ रुपए था। हालांकि Q3 में कुछ प्रॉफिट कंपनियों को हुई थी, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा नहीं था कि जो उनका ओवरऑल लॉसेस था उसकी रिकवरी हो पाए। अब सूत्र हमें इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि चौथी तिमाही के नतीजे कैसे होते हैं और उसमें अगर कंपनियों को अगर राहत मिलती है तो फिर इस बात की संभावना बन सकती है कि कीमतों में कुछ कमी देखने को मिले। हालांकि एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और वो है दरअसल ओपेक प्लस ने क्रूड प्रोडक्शन में और ज़्यादा कटौती पर जो सहमति बनाई है उससे ज़्यादा चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर प्रोडक्शन कट देखने को मिलती है और कीमतों में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिलती है ग्लोबल मार्केट में, तो फिर जो रिटेल प्राइसेस हैं
उसमें कमी लाना शायद संभव नहीं होगा। लिहाजा इस वक्त ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का और सरकार का भी इस बात पर वेट एंड वॉच के स्थिति में है और इस बात पर नज़र बनी हुई है कि ग्लोबल स्थितियां कैसी बनी रहती हैं, साथ ही साथ Q4 के रिजल्ट्स कैसे रहते हैं और इसके बाद ही डोमेस्टिक मार्केट में पेट्रोल डीजल की बात अगर आप करें, रिवीजन से संबंधित कोई फैसला सरकार लेगी। जी, हफ्ते भर में 5% तक टूटने के बाद आज भी कच्चे तेल में गिरावट दिख रही है। क्या है इस गिरावट की वजह, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्व मोहन, बताएं। देखिए, कच्चे तेल में पिछले हफ्ते जैसा आपने कहा कि 5% तक की गिरावट आ चुकी है और आज भी 1.5 से 2% तक की गिरावट दिख रही है। कल के सत्र में भी हमने देखा था कि 2% तक की गिरावट थी। $82 के नीचे ब्रेंट क्रूड का भाव आ चुका है। गिरावट की सबसे बड़ी वजह यह है कि रूस से जो वेस्टर्न पोर्ट्स है वहाँ से सप्लाई 4 साल में सबसे ज़्यादा है। रोज़ाना 24 लाख बैरल के ऑयल की लोडिंग वहाँ पर क्रूड ऑयल की लोडिंग हो रही है। उससे लग रहा है कि सप्लाई आगे बढ़ेगी। साथ ही ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता है ही। मई में जो फेड की जो बैठक होने वाले है वहाँ पर ब्याज दरें बढ़ने की संभावना है 4.25% तक। उससे डॉलर भी मजबूत हो रहा है, तो बाकी करेंसी में जो क्रूड खरीदेंगे उनके लिए महंगा हो जाएगा। इस वजह से भी कच्चे तेल की कीमतों पर ऊपरी स्तरों पर हालांकि दबाव दिख रहा है। लेकिन बाकी अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो यूएस में क्रूड का स्टॉक पिछले हफ्ते 46 लाख बैरल कम हुआ था। हालांकि बाजार उसको नज़रअंदाज कर रहा है क्योंकि जो ये क्रूड में कमी आई थी क्रूड स्टॉक में यूएस में, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी कि वहाँ पे रिफाइनरीज में काम तेज हो गए हैं और साथ साथ गैसोलीन के डिमांड बढ़े थे। इस वजह से ये क्रूड के स्टॉक कम हुए हैं। लेकिन ओवरऑल जो फंडामेंटल बाजार अब देख रहा है ग्लोबल ग्रोथ को लेकर, वो जो इकोनॉमिक नंबर्स को देख रहे हैं उसको लेकर बाजार को चिंता है। अगर वहाँ से कुछ कंसर्न बनते हैं और ग्रोथ को लेकर चिंता बढ़ती है तो डेफिनेटली ये क्रूड पर दबाव बन सकते हैं। और हमने देखा था 5 महीने की ऊंचाई पर जाने के बाद $87 के ऊपर के जाने के बाद अब $5 से ज़्यादा ब्रेंट क्रूड का भाव नीचे आ चुका है। अब देखते हैं आगे किस तरह का रुख रहता है, लेकिन फिलहाल तो नरमी ही दिख रही है। बिल्कुल, शुक्रिया विश्व मोहन इन तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे बात करते हैं दिल्ली की, जहां दिल्ली में एप्पल का दूसरा स्टोर खुला है। मुंबई के बाद एप्पल ने देश की राजधानी दिल्ली में अपना दूसरा रिटेल स्टोर खोला है। कंपनी के सीईओ टिम कुक ने आज सुबह एप्पल साकेत स्टोर का उद्घाटन किया। इससे पहले कल उन्होंने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एप्पल के पहले स्टोर का उद्घाटन किया था। और अब बात करते हैं कोरोना के रफ्तार की, जो एक बार फिर देश में तेजी से बढ़ गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,591 नए मामले सामने आए हैं और 29 लोगों की मौत हुई है, जबकि 10,827 मरीज ठीक हुए हैं। अभी देश में कोरोना के 65,286 एक्टिव केस हैं। देश में पॉजिटिविटी रेट 5% के ऊपर पहुंच गया है। इससे पहले देश में बुधवार को कोरोना वायरस के 10,542 नए मामले सामने आए थे। वहीं अगर राज्यों की बात करें तो दिल्ली और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना के सबसे ज़्यादा केस सामने आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भी कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 1,000 से अधिक नए केस सामने आए हैं। मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दायर याचिका को सूरत सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सजा पर निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। निचली अदालत ने उन्हें 2 साल जेल की सजा सुनाई थी। एडिशनल सेशन कोर्ट के जज ने राहुल की दायर याचिका पर सिर्फ एक शब्द कहा, डिसमिस्ड, यानी याचिका खारिज। इससे पहले कोर्ट ने इस मामले पर 13 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद अब राहुल गांधी हाईकोर्ट में अपील करेंगे। सूरत कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने कहा कि वो कानून के तहत दिए सभी विकल्पों पर विचार करेंगे। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने आज एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की है। ये मुलाकात मुंबई में शरद पवार के आवास पर सिल्वर ओक में हुई। पिछले दिनों अदानी विवाद मामले में शरद पवार ने खुलकर बात की थी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी की जो जांच हो रही है उसे बताया था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद उठे विवाद की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की थी।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत आएंगे। बिलावल की यह यात्रा अगले महीने के शुरुआत में 4 से 5 मई को होगी। 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बाद पाकिस्तान सरकार के किसी नेता की ये पहली भारत यात्रा होगी। 4 मई को गोवा में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। इसे ऑर्गेनाइजेशन में चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान शामिल थे। बाद में इसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल हुए। इस मुद्दे पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी संजय चौधरी। इनविटेशन तो बहुत पहले जा चुका था, लेकिन अभी तक प्रश्न था बिलावल भुट्टो जरदारी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान देखिए एससीओ का मेंबर है, पाकिस्तान एससीओ फॉरेन मिनिस्टर्स मीट में इनवाइटेड है, गोवा में हो रहा है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी का तो नॉर्मली आना ही था, लेकिन पाकिस्तानी है और बहुत दिन हो गया है पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर कोई आए नहीं, पाकिस्तानी सीनियर मिनिस्टर कोई आए नहीं। तो अब पता चल रहा है यस बिलावल भुट्टो जरदारी आएंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट बात जो मानने पड़ेगा ये आके कहेंगे क्या, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है ये मल्टीलैटरल इवेंट है, इसमें रशिया, चाइना और दूसरे देश आएंगे, भारत रहेंगे, इसमें होस्ट है, लेकिन इन एंटी इंडिया कोई स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो करेंगे या नहीं ये देखने पड़ेगा। फॉक्सवैगन वर्टस को हाल ही में ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग मिली है। आइए जानते हैं फॉक्सवैगन इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर से कि ये रेटिंग उनके ब्रांड के लिए कितनी अहमियत रखती है। फॉक्सवैगन वर्टस को अब आधिकारिक तौर पर भारतीय सड़कों पर सबसे सुरक्षित सेडान कहा जा सकता है। वर्टस ने ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करके अच्छा प्रदर्शन किया है। The thoughts are very clear, elated and also a lot of pride, not only in me but in the entire team and our network. And more than that, a lot of pride in the customers who have believed in us. I think everybody knew it in their heart that safety is at the core of Volkswagen's design philosophy and all the cars that we produce and sell in the country. And therefore, this result is an affirmation of that belief that customers have had in us. The Virtus has definitely reignited the sedan segment. It has become a benchmark not only in terms of the design, but also in terms of performance and also in terms of safety now in the segment. Volkswagen इंडिया ने भारतीय ग्राहकों को एक सर्वोत्कृष्ट मशीन प्रदान करके सफलता की ओर एक कदम उठाया है। So we have one of the youngest portfolios and the safest portfolios in the country right now. The next 2 years is about consolidating this portfolio, making sure that these cars reach as many customers as they can, and also parallelly planning for the future. अपने मजबूत राष्ट्रव्यापी नेटवर्क की मदद से कंपनी ने सफलता के लिए अपना मार्ग प्रशस्त किया। When we started with the India 2.0 project, our target was to launch these cars with a network of at least 150 touch points. We achieved that at the end of 2021, and in 2022 it was more about consolidating. And also the industry was hit by the semiconductor shortages. So our whole focus was on making sure that our network that we have built is sustainable and is profitable during this period of time. But now, and I say this with a lot of conviction, that I've been traveling to all parts of the country, and I can see growth coming in places which we can never imagine. So definitely I feel that, the aspirations of people, even in tier 2 and tier 3 towns, which were not traditionally into premium cars, is growing more and more. Volkswagen ने ऑटोमोबाइल उद्योग में एक बेंचमार्क स्थापित किया है और भविष्य में भारतीय बाजार में और भी विस्तार करेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।